प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस ई लेक्चर में, जिसका विषय है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएं। ये एमकॉम फाइनल के ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस लेक्चर में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि 1969 में किया गया 14 बैंकों का, जिनकी की पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसको भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या क्या राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां हुई, इस पर भी ये लेक्चर है, वो भी आप देख लें। जिसमें शाखा का विस्तार हुआ, ऋण अग्रिम ऋण तथा प्राथमिक क्षेत्र को देने वाला साख में वृद्धि हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि रही। फिर भी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो कि राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पन्न हुई, और इन कमजोरियों के कारण कई समस्याएं उभर के सामने आई। और वो समस्याएं कौन कौन सी है राष्ट्रीयकरण के बाद, उसका अपन अध्ययन इस ई लेक्चर में करेंगे। सबसे प्रथम समस्या रही कि बैंकों में बढ़ती नौकरशाही। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में नौकरशाही की प्रवृत्ति पनप गई, जो अन्य शासकीय कार्यालयों में होती थी, पहले से विद्यमान थी। बैंक अधिकारियों में विभिन्न कारणों से अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। इससे ग्राहकों की सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी ग्राहकों को इसका जो है भुगतान करना पड़ा, और उन्हें जो सेवाएं दी जाती है वो इससे प्रभावित हुई। इस संबंध में पिल्लई कमेटी के अधिकारियों ने कई प्रकार के सुझाव दिए, लेकिन वो भी इस असमानताओं को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाए। दूसरा है बैंकों के लाभ की गिरती दर। हालांकि व्यापारिक बैंकों का एक कमजोर पक्ष यह भी है कि बैंकों के लाभ की दर गिरती जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बैंक जो है, व्यापारिक बैंक, वो लाभ पर आधारित नहीं है, वो तो सामाजिक बैंक है। लेकिन यह धारणा एकदम वैसे गलत है। नो प्रॉफिट और नो लॉस में बैंक चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो व्यापारिक जोखिम है उनके लिए प्रावधान होना जरूरी है, और वो बिना लाभ के संभव नहीं है। अतः बैंकों के लाभ की जो गिरती दर है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या हो रही है, उनको दूर करना अति आवश्यक है, वरना उनके बाद में भयंकर परिणाम देखने को हमको मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंक शाखाओं में अस्वस्थ प्रतियोगिता एक प्रकार की राष्ट्रीयकरण के बाद जागृत हो गई। अब राष्ट्रीयकरण के बाद एक प्रवृत्ति देखने में आई, वो क्या थी कि बैंक की शाखाओं के विस्तार के फलस्वरूप अब एक ही स्थान पर कई बैंक शाखा स्थापित हो गई इस राष्ट्रीयकरण के बाद, तथा इनमें आपस में अस्वस्थ प्रतियोगिता होने लगी। अब अस्वस्थ प्रतियोगिता का क्या अर्थ है यहां पे? वास्तव में इन बैंकों को इस बात के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए थी कि कौन सा बैंक कितनी अच्छी सेवा प्रदान कर सकता है, किंतु इस प्रकार की स्वस्थ प्रतियोगिता देखने को नहीं आई। और वर्तमान में बहुत कम बैंक ऐसे हैं जो बैंकिंग प्रणाली का नव प्रवर्तन कर रहे हैं, या जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे वो जुड़े हुए हैं, अर्थात परंपरागत बैंकिंग प्रणाली से हटकर जन सामान्य के लिए बैंकिंग सेवाओं को महत्व दे रहे हैं।
ऐसा देखने में कम आता है। बैंकों को अपने कार्य में विविधता लाने की आवश्यकता है इस अस्वस्थ प्रतियोगिता से बचने के लिए और स्वस्थ प्रतियोगिता जो है का वातावरण उत्पन्न करने के लिए। ग्राहक सेवा में तत्परता का अभाव। अब राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो व्यापारिक बैंक थे उनसे क्या अपेक्षाएं थी कि वो जो ग्राहक सेवा देंगे वो उच्च स्तर की होगी। राष्ट्रीयकरण के बाद पिछले दशक में बैंकों की कमजोरी यह देखने का ही है कि बैंकों में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में तत्परता की कमी आई है। बैंकों की क्षमता की जांच इस आधार पर करते हैं कि काउंटर पर उनका काम कितनी जल्दी होता है, और देखा यह गया है कि काउंटर पर उनको समय अभी भी लगता है। तो इस कारण जो राष्ट्रीयकरण का लाभ होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उससे कई प्रकार की समस्याएं और उत्पन्न हो गई। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीयकरण से बढ़ती समस्या है कि राजनीतिक दबाव। अब कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो राजनीतिक पर आधारित होती है, सत्ता की पार्टी पर आधारित होती है। स्थानांतरण उनका वो भी इसी पर आधारित होता है। ऋण स्वीकृति उस पर भी पॉलिटिकल रीजन है, और इन पॉलिटिकल प्रभाव के कारण पक्षपात बढ़ता है। विशेष व्यक्ति को ऋण दिया जाता है, विशेष बैंक अधिकारी को दबाने की कोशिश की जाती है। तो इससे जो है क्या है भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। एक समस्या उत्पन्न हुई है जिससे कि जो है राष्ट्रीय जो अपना एसेट है, नेशनल एसेट है, उस पर प्रभाव पड़ता है, और बैंकों को जो है इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसका जो भुगतान है वो अर्थव्यवस्था को देना पड़ता है कि बैंकों में हड़ताल और आंदोलन जो है वो कर्मचारियों द्वारा, उसके अधिकारियों द्वारा निरंतर अपनी मांगों को लेकर किया जाता है, और इससे बैंकिंग जो सुविधा होती है, बैंकिंग कार्य जो होता है वो बाधित होती है, और उससे देश को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। तो ये एक नया जो राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्या है कि बैंकों में हड़ताल और आंदोलन। इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन में यह अपेक्षा की गई थी इन राष्ट्रीयकरण के बाद कि इनका विशेष योगदान रहेगा इनकी व्यवस्था में, लेकिन राष्ट्रीयकरण से यह आशा की गई थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में आर्थिक नियोजन के लिए वित्तीय व्यवस्था करेंगे, लेकिन योजना आयोग इस संबंध में उत्साह भी था, पर यह आशा पूरी नहीं हो सकी। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में साख के अंतर को भी दूर नहीं किया जा सका। यह अपेक्षा की गई थी कि इनके द्वारा जो साख सुविधा प्रदान की जाएगी उससे जो है वो रोजगार में वृद्धि होगी, उससे जो है किसान की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा, उससे जो लघु उद्योग पनपेंगे, और उससे जो प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। जो जितने भी अपना जो आधारभूत जो अपने सेवाएं हैं उनका विकास होगा, लेकिन साख की सुविधाओं में जो दिया जाता है, साख का जो विस्तार है या विभिन्न क्षेत्रों को जो साख सुविधा दी जाती है उसमें बहुत बड़ा एक अंतर महसूस किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक को एक बहुत बड़ी कमजोरी है, विभिन्न क्षेत्रों में साख के अंतर को दूर नहीं कर पाई है। इसका कारण यह कि बैंक कर्मचारी एवं बैंकिंग प्रणाली बैंकों से नवीन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को डाल नहीं पाए हैं, नवीन परिवर्तन के अनुसार इसको डाल नहीं पाए हैं। जो निरंतर जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो रहा है उसके अनुसार अपने को नहीं डाल पाए। अतः यह आवश्यकता है कि उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति होती हुई बैंक अधिकारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक कथन है, बहुत सही कथन है, कि यदि बैंक स्टाफ को देश में चल रही प्रगति की मूक क्रांति की दिशा में नहीं मोड़ा जाता है तो बैंकिंग कार्य प्रणाली के अंतर्गत कृषि विकास शाखाएं, क्षेत्रीय विकास का दृष्टिकोण, अग्रणी बैंक योजना, ग्राम अधिग्रहण योजना,
इत्यादि कार्य अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं होंगे। इस दिशा में साख नियोजन, क्रेडिट प्लानिंग की भी बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने उत्तरजीविता के साथ साथ जनता के प्रति सामाजिक आर्थिक दायित्व का भी निर्वाह करना पड़ रहा है। यह भी एक राष्ट्रीयकरण के पश्चात उत्पन्न समस्या है। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है, जिसका कि समाधान भी बहुत मुश्किल हो गया है सरकार के लिए, जो पीएसबी है वो निजी बैंक से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका जो निजी बैंक जो है, जो धीरे धीरे पनप रहे हैं, 1991 के बाद उनका निरंतर जो है उनको बढ़ावा दिया गया है, उनसे कंपटीशन करना बड़ा उनके साथ मुश्किल हो गया है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक में इसके कारण क्या हुआ, गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए की अधिकता हो रही है। यानी इससे जो ऋणों की वसूली जो है सही समय पर नहीं हो पाती है, तो एनपीए इससे अधिक हो रहा है। खराब कार्यप्रणाली के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बैंकों की स्थिति, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति, इससे निरंतर बिगड़ रही है। इसके अलावा एक समस्या और आती है इन बैंकों के साथ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों के द्वारा दिशा निर्देश किया जाता है, तो इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आधारभूत संकेतों पर ध्यान दें तो इंगित होता है कि पीएसबी की स्थिति में गिरावट आई है। 2019 के अंत में सकल यानी एनपीए अनुपात 11.2% था तथा पीएसबी बैंकों की परिसंपत्ति पर प्रतिफल रिटर्न ऑफ असेट जो है वित्तीय वर्ष 2018 के लिए 0.8% था, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल रिटर्न ऑफ इक्विटी की दर नकारात्मक थी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष नवीन बैंक शाखाएं खोलने की दर भी 25% की उसमें गिरावट आई। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी समस्याएं राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पन्न हुई जिनका कि समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आएगा, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा विद्यार्थियों। आपको पुनः धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए और सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।